तो एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और हम लोग थे इस बार क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट की बात करने वाले थे हम लोग, ठीक है ना। तो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हम देखते हैं डेप्थ में, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। तो गुड यील्ड का यहाँ मतलब है एफिशिएंसी से, कि एक क्रॉप में अगर पहले हमें 20 ग्रेन्स आते थे तो क्रॉप के उसी एक प्लांट में अब हमें मान लीजिए अगर जो 40 ग्रेन्स मिलने लगे तो हमारी पैदावार 2 टाइम्स इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। तो इस पे हम कोशिश करेंगे। अगर हमारा कोई प्लांट था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारा कोई प्लांट था उसमें एक डाली आती थी, अगर जो हमारे मॉडिफिकेशंस के बाद 2 डाली आने लगी तो वो 2 टाइम्स मॉडिफिकेशन इंक्रीज हो जाएगा, 2 टाइम इंक्रीमेंट हो जाएगा हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में। बशर्ते ये कहने में तो इतना आसान लग रहा है, बट उन 2 डाली को लाएंगे कैसे, उसको क्या करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, जेनेटिकली कैसे करेंगे या फिर फिनोटिपिकली हम कैसे करेंगे। तो उन सभी चीजों को हमें किसी न किसी तरह से इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा उस प्लांट सिस्टम में। तो देखते हैं क्या हुआ है और कैसे हुआ है, ठीक। सो वैरायटी और स्ट्रेन्स ऑफ क्रॉप, जो ये वैरायटी और स्ट्रेन्स बोली जा रही है, आप याद करिए कि गुड सीड वैरायटी की जो बात हो रही थी उसी की बात है कि अगर जो हम अच्छे वैरायटी के वो यूज करेंगे, सीड्स यूज करेंगे, अच्छी स्ट्रेन्स यूज करेंगे। स्ट्रेन्स का मतलब ये है कि एक ही स्पीशीज में अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो मटर में भी आप लोगों ने देखा होगा, कोई एक मटर बहुत बड़े और हरे पॉट्स बनाता है, हाँ, कोई मटर छोटे पॉट्स बनाता है, हाँ। कैसे बनाता है, आखिर ये क्यों होता है? तो वो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। तो अगर आपने इस स्ट्रेन का सीड सेलेक्ट किया है तो आपका जो पैदावार होगा वो बड़ा होगा। एक ही पॉट में मान लीजिए 4 दाने यहाँ पड़ रहे हैं, यहाँ 1 या 2 दाने पे ही वो हो जा रहा है, या फिर दाने छोटे हो रहे हैं, हाँ। तो कौन सा हमें चुनना चाहिए? जाहिर सी बात है हमें इस बड़े वाले को चुनना चाहिए। तो उसी स्ट्रेन्स की और उसी वैरायटी की बात हो रही है, ठीक है ना, कि ये डिफरेंट वैरायटी है। मटर के ही डिफरेंट वैरायटीज अभी हम लोगों ने देखे। सो strains of crop can be selected by breeding for various useful characteristics such as disease resistance, responses to fertilizers, product quality and high yields। यहाँ पे 4 चीजों की बात करी गई है, जिसमें से सबसे पहला और इंपॉर्टेंट होता है कि जो हम सीड शो करें, जो हम सीड बोएं, उससे जो प्लांट प्रोड्यूस हो, प्लांट जो बने वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, डिजीज रेजिस्टेंट मतलब कि उस पे रोग जल्दी ना लगे, कीड़े जल्दी ना लगे, जिससे कि डिजीज होता है। दूसरा, रिस्पॉन्स टू फर्टिलाइजर्स, जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करें उसे वो एब्जॉर्ब करे। पता चला हम लोगों ने फर्टिलाइजर डाला और प्लांट उसको ले ही नहीं रहा है, अपटेक ही नहीं कर रहा है, तो उसका भी हमें ख्याल रखना है। प्रोडक्ट क्वालिटी, मान लीजिए इन सभी को रेजिस्टेंस से बच गया, हाँ, फर्टिलाइजर हमने दिया, अब वो प्लांट जो पीस बना लीजिए बना रहा है, लाइक यही पॉट समझ लीजिए, उसमें प्रोटीन एक्यूमुलेट ही नहीं हो रहा है, तो क्या कुछ फायदा हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो इसका भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। प्रोटीन एक्यूमुलेशन के साथ हाई यील्ड हो, मतलब कि अभी यहाँ 3 पॉट्स हैं, तो हो सकता है हम आगे व्यवस्था करें तो इसमें 4 पॉट्स आए, 5 पॉट्स लगे और बड़े दाने हो। तो इन सभी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये कैसे किया जा रहा है, इसका एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, ब्रीडिंग प्रोग्राम।
सेलेक्टेड बाय ब्रीडिंग। अब ब्रीडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट ऐसे होता है कि जब प्लांट्स फ्लावरिंग करते हैं तो कोई भी फ्लावर, मैंने बताया पहले भी, एक बार फिर समझ लीजिए, एक कंप्लीट फ्लावर के पास कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइजियम एंड गाइनोइसियम, ये चारों होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी कम रहता है तो ये फ्लावर इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक। अब बात आती है, ये तो फ्लावर में इतने पार्ट रहने ही चाहिए, तो इससे हमारा मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ब्रीडिंग प्रोग्राम की बात हो रही है उसमें इससे क्या मतलब है, क्यों मैं बता रहा हूं। ठीक है, इससे मतलब ये है कि ये कैलिक्स फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, फ्लावर को, या फिर जो बड्स होते हैं, ये सबसे आउटर पार्ट होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, फिर ये जो कोरोला है ये अट्रैक्शन का काम करता है। अट्रैक्शन किसको? इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स को अट्रैक्शन का काम करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है। यही हम लोग को भी अट्रैक्ट करता है। साथ में कुछ सेंटेड भी होता है, मतलब सेंट के साथ और कलर से हम लोगों को अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली जो फ्लावर्स को हम लोग देखते हैं कलरफुल, वो कलरफुलनेस फ्लावर में इन कोरोला की वजह से होती है। अब बात आती है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में बनता है पॉलन, पॉलन बनता है, और गाइनोशियम में होता है एग। ठीक। अब जो कॉन्सेप्ट ये है कि फ्लावर में फ्रूट बने और सीड बने, ठीक, इसके लिए जरूरी होता है पॉलन का गाइनोशियम तक पहुंचना। ठीक। और इसके लिए जरूरत पड़ता है हमें नहीं, इन फ्लावर्स को इंसेक्ट का। ठीक, इनको चाहिए इंसेक्ट्स। ठीक, जब तक इंसेक्ट्स इन पॉलन को इस गाइनोशियम तक नहीं पहुंचाएंगे तब तक कुछ बात नहीं बनेगी, या फिर सीड का फॉर्मेशन या फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अब बात ये आती है कि ब्रीडिंग से कहां ये कनेक्ट करता है। ब्रीडिंग तो ये भी है, ये चीजें भी, ये एक्शन भी ब्रीडिंग ही जाता है। इसके बाद जब एक पे पॉलन पहुंचता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, और आगे प्रोसेस होता है, 1 सेल 2 सेल 4 सेल बनते हैं और सीड बनता है, फ्रूट बनता है। तो जब ये पॉलन, जरूरी नहीं कि ये इंसेक्ट इस पॉलन को उठाए और इसी गाइनोशियम पे, उसी फ्लावर के गाइनोशियम पे पहुंचाए, दूसरे भी फ्लावर के गाइनोशियम पे पहुंचा सकता है। तो इसको जब हम स्पेशली हम अपने द्वारा डेलिबरेटली करते हैं और सेलेक्ट करके करते हैं, सेलेक्टिवली करते हैं, तब हम इसे ब्रीडिंग प्रोग्राम कहते हैं। कि हम देखते हैं कि एक फ्लावर में ये डिजायर्ड कैरेक्टर है, SIRED, डिजायर्ड कैरेक्टर 1 एंड डिजायर्ड कैरेक्टर 2। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना ये एक बेनिफिशियल कैरेक्टर है, ये एक बेनिफिशियल कैरेक्टर है, तो इनको एक साथ ला दें। ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं इसका पॉलन, इसका एग, ठीक, या फिर इसका पॉलन, इसका एग, इस तरह से मिला के हम फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनसे बहुत सारे पौधे, बहुत तरह के प्लांट्स ग्रो कराए जाते हैं,
ग्रो कराए जाते हैं, जिससे कि और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि किसमें हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है, और उसके बाद उसको हम फर्दर आगे प्रोसीड कर देते हैं फॉर क्रॉप एंड प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। अब बात आती है ब्रीडिंग की, यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है। ओके, सो one way of incorporating desirable characters into crop variety is by hybridization। वही ब्रीडिंग थी, उसके बाद हम हाइब्रिडाइज कर रहे थे दो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स को। मैंने बताया था ना कि जरूरी नहीं उसी प्लांट पे जाए, दूसरे भी प्लांट पे वो इंसेक्ट ले जाता है, और उसी इंसेक्ट की जगह जब हम अपना हाथ से या डेलिबरेटली या जानबूझकर ये काम कराते हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन के अंतर्गत आता है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आता है। हाइब्रिडाइजेशन refers to crossing between genetically dissimilar plant। ठीक, तो ये जेनेटिकली डिसिमिलर होने चाहिए, एक ही एंसेस्ट्री से नहीं आने चाहिए। ठीक है, दिस क्रॉसिंग में बी इंटर वेराइटल, मतलब कि दो वेराइटी के बीच में, इंटर स्पेसिफिक, मतलब कि दो स्पीसीज के बीच में। ठीक है, इंटरजेनरिक, या फिर दो जुनेरा के बीच में। ठीक है, इन तीनों वर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। दो दो वर्ड पहले समझ लीजिए। एक वर्ड होता है इंट्रा, और एक वर्ड होता है इंटर। ठीक, तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन। बिटवीन, अगर मैंने जो बात किया कि एक प्लांट का, एक फ्लावर का पॉलन उसी फ्लावर के गाइनोसियम पे पहुंचे, तो ये इंट्रा कंडीशन है। इंट्रा स्पेसिफिक, इंट्रा वेराइटी, इंट्रा जेनरा, जो भी हो। ठीक है, लेकिन जब यही पॉलन दूसरे फ्लावर पे पहुंचे, दूसरे प्लांट के फ्लावर पे पहुंचे या गाइनोसियम पे पहुंचे, तो यहां वर्ड होगा इंटर। तो जब बात इंटर वेराइटी की जा रही है, इंटर वेराइटी की बात करी जा रही है, तो इसका मतलब होता है वेराइटी 1 और वेराइटी 2 के बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया गया है। इंटर इंटर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक जब बोला जाए तो स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 के बीच में कराई गई है, और ऐसे ही जब जेनेरा की बात करी जाए तो जेनेरा 1 और जेनेरा 2 के बीच कराई गई है। ठीक है ना। लेकिन अगर इंट्रा वर्ड बोला जाए तो वेराइटी 1 का ही वेराइटी 1 से कराया गया है, स्पीसीज 1 का ही स्पीसीज 1 से ही कराया गया है, और जेनेरा 1 का जेनेरा 1 से कराया गया है। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ लिए तो बहुत सारी चीजें आपको आसानी से समझ में आएंगी आगे। ठीक, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अनदर वे ऑफ इम्प्रूविंग द क्रॉप। अब देखिए इम्प्रूवमेंट का क्या था, यहाँ यहाँ इम्प्रूवमेंट का कोरिलेशन कैसा है। इम्प्रूवमेंट का कोरिलेशन यही है कि अगर वैरायटी 1 में एक अच्छा डिजायर्ड कैरेक्टर था, तो उसे हमने इसके डिफरेंट हाइब्रिडाइज कराए। हाइब्रिडाइजेशन के बाद बहुत सारे प्लांट जनरेट होंगे, उसमें से जिस प्लांट में हमें दिखेगा कि हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर आ गया है, उस स्पेसिफिक प्लांट को हम पिकअप करेंगे और आगे ग्रो कर ले जाएंगे मास में, बहुत सारे मास में। ठीक है, तो इस तरह से हमारा काम होता है। ओके, अब another way of improving the crop is by introducing gene that would provide the desired characteristics। अब देखिए यहां पे अभी तक जितना काम हुआ है, ये सारा हाइब्रिडाइजेशन वाला, वो अंधेरे में तीर लगा रहे थे, लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। इतने सारे हमने ग्रो करा है, उसमें एक में आ गया तो बहुत अच्छी बात है भाई, हमारा काम हो गया। लेकिन इसको करने में कम से कम एक बार
हाइब्रिडाइज कराओगे, फिर ग्रो कराओगे, ग्रो कराने में मान लीजिए अगर जो छोटा सा भी क्रॉप होता है 3 से 4 महीना लगता है, इसको एक हाइब्रिडाइज्ड प्रोडक्ट को ग्रो कराने में, कंडीशन देने में आपको मिनिमम 2 से 3 साल लग जाते हैं। बशर्ते क्या हमारे पास इतना टाइम है? नो, आई डोंट think so that we have enough time for these kind of activity, although people are doing uh, various kind of researches in this area, but we need to it to be very much precise, और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। और चीजों को एक क्लियर होना चाहिए ना, कि हमें ये मकसद भी तो पता चलना चाहिए आखिर कैसे वो कैरेक्टर उस प्लांट में आया, उसका रीजन तो पता ही होना चाहिए ना हमें। तो वही रीजन पता करने के लिए अब ये जीन का कॉन्सेप्ट आया। अब ये जीन क्या बवाल मचाया है पूरी दुनिया में, कि अब समझ लीजिए आगे का एरा इसी जीन से डिसाइड हो रहा है। ठीक है, यही जीन हर चीज को गवर्न कर रहा है, और इस जीन को आपने जान लिया, इस जीन के बारे में आपने जान लिया, तो किसी भी एंटिटी, मैं कह रहा हूं एंटिटी मींस वो प्लांट हो, एनिमल हो, एनिमल में चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो काऊ हो, चाहे वो कोई भी हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसे आप खिलवाड़ बना सकते हैं, अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो आइए जरा सा हम जीन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, हल्का सा ओवरव्यू लेते हैं, क्योंकि बहुत ही मजा आएगा इस कॉन्सेप्ट में। ओके, सो जरा सा मैं इसे इरेज कर दूं। तो we are working at gene are going to do at genetic level. So what is gene? अब इसके लिए आप याद करिए सेल वाला चैप्टर, आपके क्लास का पहला दिन। उस पहले दिन में मैंने बताया था सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए या आरएनए हो सकता है। हम अभी कंसीडर करने जा रहे हैं डीएनए। ठीक, क्योंकि मोस्टली डीएनए ही आगे यूज होने वाला है। ठीक, अब डीएनए क्या है? डीएनए एक लंबा थ्रेड है जिसपे डिफरेंट कोड्स लिखे गए हैं, और कोड्स के लेटर जो लिखने का लैंग्वेज है उसमें केवल 4 अक्षर। अब इसी से कोड लिखा गया है। अगर हमने पता कर लिया कि डीएनए का ये पोर्शन, इतना पोर्शन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या फिर और अच्छे से कहें जिस डिजायर्ड कैरेक्टर को हम चाहते हैं, उसके लिए यही डीएनए का पोर्शन काम कर रहा है। अब जब ये डीएनए का पोर्शन काम कर रहा है, तो मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। अब ये धान का जो पौधा है, इसमें रोग लग जा रहा था, कोई डिजीज हो जा रही थी। कौन सी डिजीज हो जा रही थी? कि मान लीजिए ये पौधा पानी लगने पे, ज्यादा पानी लगने पे ये सड़ जाता था। ठीक है, रॉट कर जाता था, रॉटिंग हो जाती थी। ठीक, अब हमें पता चला कि कोई एक ऐसा, जरूरी नहीं कि ये जो डीएनए है इसी राइस का हो। अब हमें पता चला कि कोई एक ऐसा पौधा है यार जो जीवन भर पानी में ही रहता है,
और वो खराब भी नहीं होता है, वो रॉट भी नहीं होता है, उसमें रॉटिंग भी नहीं होती है। ठीक है। और हमें पता चल गया कि उसके जो सेल है ना यार, सेल में जो डीएनए का ये वाला पोर्शन है, किसी ने बता दिया, वो उसको रॉट होने से बचाता है। ये ऐसा केमिकल बनाने का की बात करता है कि वो पानी लेना कम कर देता है और अपने आप को रॉटिंग से बचा लेता है। अब हमने एकदम प्रिसाइजली समझ लिया कि ये डीएनए है क्या, और यही डीएनए का एक सेगमेंट जो किसी फंक्शनैलिटी के लिए, या फिर जब साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे कि फंक्शनल प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे हम जीन कहते हैं। मतलब कि ये एक डीएनए का पोर्शन जीन हो जाएगा जो अंडर अंडर में है इसके। ठीक है ना, तो जीन इसी को कहते हैं। अब क्या करेंगे कि कोई भी तरकीब उठा के इसको, इस डीएनए के पोर्शन को कट करेंगे। यहां से कट कर लिया इस प्लांट का डीएनए। अब ये जो राइस वाला हमारा प्लांट था, इसके डीएनए को भी हल्का सा कट किया कहीं से। ठीक, कहीं से कट कर लिया। अब ये जो डीएनए वाला पोर्शन था, हमने यहां लाके जोड़ दिया। भाई लो, जोड़ दिया। अब ये जो क्वालिटी थी, ये जो पौधे वाली क्वालिटी थी, वो ट्रांसफर होके इस राइस वाले में आ गई। अब ये भी पानी में, वाटर में खराब नहीं होगा। तो जीन इतनी प्रिसाइजली काम करता है। ठीक है ना, अंधेरे में तीर नहीं लगाना है। अब हमें पता चल गया तो उतना पोर्शन काटेंगे, इसमें ले आके रख लेंगे। इस तरह से काम हो रहा है। ठीक है, तो एक तरह से क्रॉप इंप्रूवमेंट हुआ ना, कि ज्यादा बारिश में ये फसल खराब नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो ये जीन का कॉन्सेप्ट रहा, और जीन का इस्तेमाल करके हम कैसे क्रॉप इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, उसकी बात यहां पे करी जा रही है। ठीक है, सो वी वर एट gene that would provide the desired characteristics। यही डिजायर कैरेक्टरिस्टिक वहां गया था, वो था कि पानी में खराब ना होना। दिस रिजल्ट इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसे आप आगे जीएमओ सुनेंगे। ठीक, जेनेटिकली मतलब कि उसका जेनेटिक मटेरियल हमने मॉडिफाई कर दिया है। किससे? जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। For new varieties of crop to be accepted, it is necessary that the variety of produce high yield under different conditions that are found in the different areas। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि अगर इस क्रॉप को एक्सेप्ट होना है, तो इसको अब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में चेक करेंगे। कि मतलब अगर जो इंडिया है, ओह सॉरी, जरा जल्दी से बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, क्या है इतना परेशान हो रहा है? भारत का नक्शा ही तो नहीं बनाना है ना। मान लीजिए लेट्स से ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। तो हम अगर कहीं एक जगह पे इस मॉडिफिकेशन को टेस्ट किया, तो इसको देश भर में हर जगह पे भेजेंगे कि कहाँ पे ये फसल अच्छा काम कर रही है, कहाँ पे नहीं काम कर रही। सो फार्मर दैट फाउंड द डिफरेंट एरियाज। ठीक है, farmers would need to be provided with good quality seeds of a particular variety. That is, the seeds should all be of the same variety and germinate under the same सेम कंडीशन। मतलब कहने का यह है कि जो सीड हम लोगों ने बनाया है, उसको सेम क्लाइमेटिक कंडीशन में होना चाहिए और एक ही तरह से परफॉर्म करना चाहिए।
Cultivation practices and crop yield are related to weather, soil quality and availability of water. तो कल्टीवेशन प्रैक्टिस और क्रॉप यील्ड वहां के वेदर, सॉइल क्वालिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे डिपेंड करता है. सिंस weather conditions such as drought and flood situations are unpredictable, varieties that can be grown in diverse climatic condition are useful. कहने का मतलब ये है कि हम मौसम को उतनी आसानी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और कब बाढ़ आ जाए इसका कोई पता नहीं लगा सकता, इसलिए हमें उसके लिए अपने फसलों को तैयार करना होगा और इसीलिए हम डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में उनको टेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो उसे फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए भेजेंगे, जिसमें हो सकता है एक नया पोर्शन ऑफ डीएनए दैट इज जीन इंट्रोड्यूस कराया जाए. ठीक, इंट्रोड्यूस कराया जाए. सिमिलरली वैरायटी टॉलरेंट टू हाई सॉइल सैलिनिटी, सैलिनिटी का मतलब यह है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, ठीक, सलाइन, हैव बीन डेवलप्ड. अब कहने का मतलब यह है कि अब जहां पे फ्लडिंग आ रही है वहां के लिए अलग कंडीशंस हो गई. अब जहां पता चल रहा है सूखा ही पड़ रहा है या फिर पानी बहुत देर तक रुक रहा है और पानी का बहाव नहीं हो पा रहा है, तो वहां सॉल्ट डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है. ठीक, तो उसके लिए क्या किया जाए, अब ऐसे प्लांट बनाए जाएंगे जो कि सॉल्ट टॉलरेंट हो. ठीक, तो अब इसके लिए क्या किया जाएगा, इसके लिए देखा जाएगा कि ऐसे कौन से पेड़ पौधे हैं या फिर ऐसी कौन सी वनस्पति है जो कि ऐसे जगहों पे उगती है जहां पे ज्यादातर नमक, सॉरी, साल्ट होता है, या फिर समुद्र के किनारे कह लीजिए, या फिर जहां पे सॉइल ऐसा है जिसमें साल्ट का कंडीशन ज्यादा है. तो इसे कैसे समझेंगे, वहां के वेजिटेशन को जाएंगे, देखेंगे कौन सा पौधा है इतनी आसानी से ग्रो कर रहा है, उसके डीएनए को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो क्रॉप है उसके डीएनए में और उसके डीएनए जो वहां पे पौधा है उसके डीएनए में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस पता कर लेंगे और उस डिफरेंस को काट के ले आके अपने पौधे में डाल देंगे डीएनए. यही तो है बायोटेक्नोलॉजी, इसी में तो मेरी एक्सपर्टाइज है. ठीक है, समझ में आया. सो आगे बढ़ते हैं. विच वेराइटी इंप्रूवमेंट have been developed, some of the factors for which variety improvement is done are. अब कुछ फैक्टर्स इसके बारे में बता रहे हैं कि इसके लिए काम करना चाहिए. एक तो हायर यील्ड होना चाहिए टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़. हमने कहा था ना कि हमने कल्टीवेबल लैंड हल्का सा ही बढ़ाया था लेकिन हमारा क्रॉप 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ था. ठीक है ना, और ये 0.25 टाइम से इंक्रीज हुआ था. ठीक है ना. इम्प्रूव्ड क्वालिटी, क्वालिटी क्या है, क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप. मतलब कि जो उसमें पैदावार हो उसमें प्रोटीन्स या फिर न्यूट्रिशन ज्यादा हो. आगे मैं इसके लिए इस्तेमाल करूंगा कि उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो. ठीक है, इसके लिए हम काम करेंगे. बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस शो करे. बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, बायो और टिक, ए बायोटिक. ठीक, बायोस मतलब लाइफ जानते ही हैं, तो ऐसे कंडीशन जो लिविंग कंडीशन के थ्रू इनको स्ट्रेस में डालता हो. ठीक है ना. एबायोटिक कंडीशन जो लिविंग ना हो. ठीक, अब क्या मतलब है, तो एबायोटिक कंडीशन को समझ लीजिए, आसान है चूंकि ये, उसके बाद और जो कंडीशन होंगे वो बायोटिक हो जाएंगे. जैसे कि टेम्परेचर. एबायोटिक को एक तरह से आप समझ लीजिए कि फिजिकल कंडीशन. केमिकल लाइक साल्ट की कंडीशन क्या है, सॉल्ट टॉलरेंट हो, टेम्परेचर टॉलरेंट हो, है, वाटर टॉलरेंट हो,
हाँ, ड्रॉट टॉलरेंट हो, ठीक। तो इन सबको एबायोटिक कंडीशन, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के कंडीशन की बात हो रही है, ठीक। तो बायोटिक कंडीशन, इसमें एग्जांपल दे दिया है, डिजीज, इंसेक्ट्स, निमेटोड्स, मतलब कि किसी जीव के द्वारा यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। एबायोटिक में क्या हो गया, ड्रॉट होगी, सैलिनिटी हो गई, वाटर हो गए, वाटर लॉगिंग हो गई, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, फ्रॉस्ट हो गया, या फिर किसी भी तरह का स्ट्रेस को वो सह सके आसानी से। चेंज इन मेच्योरिटी ड्यूरेशन, जो हमने कहा था कि 4 महीने में जो क्रॉप तैयार होती है, हम कर दें कि 3.5 मंथ में ही तैयार हो जाए। इस तरह की चीजों पे ध्यान रखना होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मतलब कि डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ये हो पाए, मतलब कि डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में ये ग्रो कर पाए। हमने बोला था कि भारत के हर कोने में वो क्रॉप हो जाए, वो अच्छा होगा, कि केवल जो गोरखपुर में हो पाए वो अच्छा होगा? नहीं, ऐसा क्रॉप हमें बनाना चाहिए कि जो पूरा भारत ही नहीं, पूरे ग्लोब में हो। तो हमने अच्छा काम किया, उतना ही बड़ा काम किया। वन वेराइटी दैट बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है। अब डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स, मतलब कि टालनेस, प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द फोटोग्राफ। अगर हम लोग फोडर क्रॉप को यूज कर रहे हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमने लिव स्टॉक्स को खिलाना है, तो ऐसा ऐसा हमें क्रॉप बोना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो। बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होगी तो बहुत सारे पत्ते होंगे, ठीक है। बहुत सारे पत्ते होंगे तो हमारे पास और ज्यादा फोटर होगा कम जगह में ही, तो हम अपने लिव स्टॉक्स को आराम से ग्रो करा पाएंगे, खिला पाएंगे। तो जहां हमें जीव जंतुओं को ज्यादा चारा खिलाने की बात है, वहां पे हमारा पौधा लंबा और खूब ज्यादा घना होना चाहिए। बट जब हम अपने लिए एक दाने की बात कर रहे हैं, तो उसको पौधे में, प्लांट के बॉडी में क्यों इंट्रोड्यूस कराना अपना मास, उसको मोस्टली अपने ग्रेन में ही इंट्रोड्यूस कराना चाहिए मास। इसलिए वहां पे ड्रॉफनेस एक डिजायर कैरेक्टर होता है, सो दैट लेस न्यूट्रिएंट आर कंज्यूम्ड बाय दीज क्रॉप्स, मतलब कि उन क्रॉप्स के द्वारा लेस न्यूट्रिएंट कंज्यूम किए जाएंगे, और जो सीड होगा वो हमारा हेल्दी होगा, ठीक। Thus, developing varieties of the desired agronomic character help give higher productivity, ठीक। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि नहीं। हाउ डू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन? जाहिर सी बात है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तब भी दिक्कत करेगा, टेम्परेचर ज्यादा कम हो जाएगा तब भी डिक्रीज करेगा, बैक्टीरिया का इम्पैक्ट होगा तब भी डिक्रीज करेगा, और कोई भी ऐसा बायोटिक फैक्टर आएगा तब भी डिजीज होगा ही होगा। तो वही चीज है। व्हाट आर डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट? अभी जस्ट हमने खत्म किया इसे। तो आज बस इतना ही, लेक्चर जरा लंबा हो गया, बशर्ते हम सोचते हैं कि अच्छा से अच्छा समझने के लिए टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह से समझना चाहिए। ये बेस अगर जो तैयार हो गया, तो आगे आपको, मुझे लगता है कि किसी भी तैयारी की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल रॉक इन द नीट, ओके। सो चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वैसे ये चैप्टर भी लंबा है। सो थैंक यू वेरी मच।